नमस्कार बच्चों, आज हम सब आत्मकथ्य कविता का प्रश्न अभ्यास करेंगे इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। इसका उत्तर होगा कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। दूसरा कारण है अपनी सरलता के कारण उसने कई बार धोखा भी खाया है। वह अपने व्यक्तिगत जीवन का उपहास का कारण नहीं बनना चाहता। तीसरा कारण है जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं, उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाएंगे, यानी पुरानी बातों को याद करने से उन्हें उनके दुख होगा। चौथा कारण है कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता है, यानी दुनिया के समक्ष अपने जो व्यक्तिगत जीवन की बातें हैं उन्हें किसी के समक्ष नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए वो आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। इसका उत्तर होगा कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है, क्योंकि पहला कारण है कि कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा रहा है। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबे हुए कष्टों को याद करके दुखी नहीं होना चाहते हैं, यानी पुरानी बातों को याद करके कवि दुखी होना नहीं चाहते हैं। दूसरा कारण है कि कवि को ऐसा लगता है कि अभी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिली है उन्हें जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा के स्वरूप वो रख सके। वो अपने जीवन में कभी कहते हैं कि मैंने कोई भी ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसे वो लोगों के सामने रख सके, इसलिए कवि कहते हैं कि अभी समय भी नहीं हुआ है। तीसरा प्रश्न है स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। इसका उत्तर होगा पाथेय। पाथेय का अर्थ होता है रास्ते का भोजन या सहारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे जीवन जीने से, स्मृति यानी अपनी जो पुरानी यादें हैं उनके सहारे कवि अपना जीवन बिता रहे हैं, उसे ही वो अपने जीवन यात्रा का पाथेय मानते हैं, यानी सहारा मानते हैं, भोजन मानते हैं। कवि की प्रेयसी उनसे दूर हो गई है, कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी स्मृति ही है। कवि की प्रेयसी उन्हें छोड़कर चली गई है, केवल वो उसकी यादों के सहारे वो अपना जीवन बिता रहे हैं। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीने का सहारा बनाना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट करने का पहला है मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित रहा मतलब सुख के बगैर रहा, सुख जीवन में नहीं रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। कवि यहाँ कहते हैं कि इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है, हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त होता है। जिस प्रकार हम स्वप्न देख करके उठते हैं तो और स्वप्न खत्म होता है, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि सुख भी सपने की तरह होता है कि थोड़े ही समय के लिए हमारे जीवन में रहता है। दूसरा है भाव स्पष्ट करेगा जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इसका उत्तर है कवि की प्रेयसी बहुत ही सुंदर थी, अत्यंत सुंदर थी। उसके कपोल इतने लाल सुंदर और मनोहर थे कि प्रातःकालीन उषा भी अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए लालिमा इन्हीं कपोलों यानी उनकी प्रेयसी के गालों से लिया करती थी, यानी सुबह की जो लालिमा है वो भी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उनकी प्रेयसी की गालों से लालिमा लिया करती थी। अर्थात उनकी जो पत्नी या प्रेमिका जो थी उसके कपोल जो थे, उसके गाल उषा से भी बढ़कर सौंदर्यमयी थे, यानी जो सुबह की लालिमा होती है उससे भी ज़्यादा सुंदर उनकी जो पत्नी या प्रेमिका थी उसके गाल थे। पांचवा प्रश्न है उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि
क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि यह कहना चाहते हैं कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह पवित्र हैं, जो कवि के लिए अपने अंधकार में जो अंधेरा जीवन है में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया है। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता है। वह अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को किसी से बांटना नहीं चाहता है, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। छठा प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। यानी काव्य जो भाषा है कविता की, उसकी विशेषता का हम लोग लिखना है उदाहरण के साथ में। तो इसका उत्तर होगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, जो कि बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है कवि ने। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अपने भावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित, सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है। कविता पढ़ करके ऐसा लगता है कि सारे दृश्य हमारे सामने आ गए हैं। कविता में बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। प्रस्तुत कविता में कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है, नए नए शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे यहाँ देखेंगे, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। यहाँ विडंबना, प्रवंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे काव्य में सुंदरता आई है। मानवीकरण शैली का छायावाद की प्रमुख विशेषता मानवीकरण शैली का यहाँ प्रयोग किया है कवि ने, यानी प्रकृति को मानव रूप में दिखाया है, जो कि छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता है मानवीकरण। मानवेतर पदार्थों को मानव की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है। जैसे यहाँ उदाहरण देखेंगे, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। इन सब शब्दों में जो व्यथा है, सरलता है, उसको उन्होंने मानव रूप में प्रस्तुत किया है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। कवि ने अलंकारों का भी बहुत सुंदर ढंग से यहाँ वर्णन किया है। जैसे यहाँ देखेंगे उदाहरण, खिलखिलाकर आते आते में पुनरुक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति यहाँ देख रहे हैं, खिल खिल 2 बार है, आते आते इनका रिपीट हुआ है, 2 शब्द आए हैं, तो पुनरुक्ति इन्हें कहेंगे। पुनरुक्ति, यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अरुण कपोलों में, अरुण कपोल में यहाँ पर रूपक अलंकार हैं। मेरी मौन अनुरागिनी उषा में अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर इस कविता में अलंकारों का बहुत सुंदर ही ढंग से प्रयोग किया है। 7वां प्रश्न है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? इसका उत्तर होगा, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित नहीं रहा, यानी उस सुख से खाली रहा, उन्हें वो सुख कभी नहीं मिला। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है, जिसे हम सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि इस कविता को पढ़कर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की ये विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। यहाँ 3 पॉइंट दिए गए हैं, सरल और भोले, गंभीर और मर्यादित और विनयशील। ये सब उनके जो हैं
व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। तो भोले और सरल और भोले। प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्तित्व के इंसान थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही सीधा साधा था, बहुत ही सरल व्यक्ति थे। उनके जीवन में दिखावा नहीं था। उनके मित्रों ने उनके साथ छल किया, फिर भी वे भोलेपन में जीते रहे। दूसरा, गंभीर और मर्यादित। वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को, कमियों को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत कर वे स्वयं को हंसी का पात्र बनाना नहीं चाहते थे। तीसरा, विनयशील। प्रसाद जी का स्वयं को दुर्बलताओं से भरा सरल दुर्बल इंसान कहना उनकी विनम्रता प्रकट करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद जी का व्यक्तित्व बहुत ही सरल, गंभीर, मर्यादित और विनयशील था।